Good morning, class 10th, all student. Good morning. I am गजराज सिंह। बेटा, प्यारे बेटो, बच्चों देखो, ध्यान से देखिए। मैंने सप्लीमेंट्री पोएम सप्लीमेंट्री और पोएम के कुछ लेसन पढ़ाए हैं। मैंने सप्लीमेंट्री में आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, थीप्स स्टोरी 2 लेसन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। लगभग उसमें सब कुछ पढ़ा दिया है। पोएम डस्ट ऑफ स्नो एक्सप्लेनेशन करवा दिया मैंने। सेंट्रल आइडिया भी पढ़ा दिया मैंने। अब मैं पैसेज क्वेश्चन टू आंसर जो स्टेंजर्स है जैसे आते हैं क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में, प्यारे बच्चे, अब देखिए जो पोएम में स्टेंजा आता है उसके नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं। वो अब पैसेज क्वेश्चन बड़े नहीं आते हैं, एमसीक्यू टाइप में ही आते हैं। वो आपको ध्यान से देखना है। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। डस्ट ऑफ स्नो जो कंपोज किया है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है। इनका जो बॉर्न है वो 26 मार्च 1874 में हुआ। डेथ 26 जनवरी 1963। बॉर्न प्लेस बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट। ये तो मैं आपको प्रत्येक वीडियो में मैंने डस्ट ऑफ स्नो बताया है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एमसी के क्वेश्चन में कहीं ये क्वेश्चन आ ना जाए। अब मैं आगे बात करता हूँ कि पोट्री में टोटल पोट्री आएगी कितनी मार्क की। 8 मार्क की आएगी। इसमें 2 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें क्या होगा, एक स्टैंजा दिया होगा, एक पर एक पैराग्राफ दिया होगा और उसी में नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे। वे 2 क्वेश्चन से आंसर उसी स्टैंजा से छांटना है। तो 1 नंबर के तो वे होंगे, तो 2 नंबर के तो हो गए। और इसमें ये 5वें नंबर में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोट्री लेसन इन अबाउट 30-40 वर्ड। एक शॉर्ट आंसर आएगा इसमें पोट्री से, और वो किसी भी पोएम से हो सकता है। वो 3 मार्क्स का होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा नहीं याद करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को याद करने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इसके जगह पर आप कोई 8 लाइन की पोएम याद कर लेना। 8 लाइन की जब आप पोएम याद कर लोगे तो कोई 4 लाइन की पोएम लिखने के लिए अथवा में आता है, ए और में आता है क्वेश्चन। तो ये लिखा देखो, और 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड एंड द सिलेबस। वो कह रहा है कि अपने सिलेबस से कुछ 4 लाइन कब तक, या तो एक शॉर्ट आंसर लिखना है या एक 4 लाइन का पोएम लिखना है। शॉर्ट आंसर तो प्यारे बच्चों तुम्हारे पोएम में 10 लेसन गहरा है लगभग, उसमें सभी याद करना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा आ जाए। लेकिन इसके जगह पे 8 लाइन की पोएम याद कर लेना। 8 की इसलिए करना है कि पता चले आपने 4 की कर लिया, और 4 में होता क्या है कि वही हमें जो याद हो वही हमारी प्रश्न पत्र में आ जाए। उसमें लिखा होता है डू नॉट रीड इन योर टेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, तो आपको क्वेश्चन पेपर से नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। 3 सेंट्रल आइडिया आएंगे, उसमें तुम्हें एक लिखना होगा, ये भी 3 मार्क्स का होगा। तो अपने कितने मार्क हो गए प्यारे बच्चों, 2 नंबर का पैसेज क्वेश्चन हो गया, और 3 मार्क का ये अपना पोएम या क्वेश्चन हो गया, और 3 मार्क का प्यारे बच्चों अपना सेंट्रल आइडिया। तो टोटल पोएम जो होती है, पोएट्री होगी, वो 8 मार्क की होगी। अब मैं स्टैंडर्ड में फर्स्ट की ओर जाता हूँ। इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन होंगे वो देखना है। अर्थ तो मैं बता ही चुका हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बे बे मीन्स जिस प्रकार, आ क्रो मानी एक कावा, सूक डाउन मानी गिरा देता है, ऑन मी मानी मुझ पर, डस्ट ऑफ स्नो मानी बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम हेमलॉक ट्री मानी होता है धतूरे के पेड़ से। जिस प्रकार एक कावा एक धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ़ के कणों को गिरा देता है। यहाँ कवि बताना चाहता है कि जो पोएट है वो कहीं जा रहा है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और कावा उसके ऊपर बर्फ़ के कणों को गिरा देता है। तो कवि ये सोचता है कि मेरे लिए ये अपशगुन हो गया है, इसलिए कभी अप्रसन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं अच्छे से पढ़ा चुका था इसमें एक्सप्लेनेशन में। अब मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। इसमें क्वेश्चन रिलेटिव है, वो क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। कवि कहाँ खड़ा था। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, अब प्यारे बच्चे देख लीजिए। अंडर आ हेमलॉक ट्री। अब ये कहाँ खड़ा था, अंडर माने नीचे, हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था। इन द सिटी, शहर में खड़ा था। इन द पॉट, पॉट में खड़ा था, बंदरगाह होता है पॉट मानी प्यारे बच्चों। इन द हाउस, या मकान में खड़ा था। तो आप लोगों को ऑप्शनल आएगा तो सीधा आपको अंडर हेमलॉक ट्री लिख देना है,
और प्यारे बच्चों इसको एक प्रकार से आपको लिखना और सीखना है। वो कैसे सीखेंगे आप लोग, क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे। देख लीजिए, अंडर आ हेमलॉक ट्री तो इसका आंसर है, क्वेश्चन से आंसर बनेगा द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर आ हेमलॉक ट्री। प्यारे बच्चों कैसे कैसे लिखेंगे पूरा आंसर, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर आ हेमलॉक ट्री। तो आप लोग इसको ऐसा ही लिखेंगे आंसर जैसे मैं बता रहा हूँ कि अंडर हेमलॉक ट्री तो ऑप्शनल में आएगा, तो कोई ऑप्शनल में आना ही है, लेकिन आप पूरा लिखना भी सीखना है कि आपको कहीं अगर पैसेज से छांटना भी पड़े तो आप लिखेंगे द पोएट वाज अंडर द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर आ हेमलॉक ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था? क्रो बैठा था। आ मैन, एक आदमी बैठा था। पूजा बैठी थी। या कलुआ बैठा था। तो प्यारे बच्चों पेड़ पर तो कौवा बैठा था, तो इसमें आंसर लिखना है, वैसे तो अकरो होगा आंसर इसका, लेकिन आपको इसको पूरा आंसर लिखना है तो हु के जगह पे आकरो कर देना। आकरो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, अर्थ हो जाएगा पेड़ पर एक कौवा बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। अंडर विच वो कह रहा है किस पेड़ के नीचे पोएट मीन्स कवि स्टैंडिंग मानी खड़ा था। अंडर विच मानी किस, ट्री मानी पेड़ के, अंडर मानी नीचे, बाद में था, पोएट मानी कवि, स्टैंडिंग मानी खड़ा था। प्यारे बच्चों बनाना मानी जानते हो केला के नीचे, मैंगो या आम के पेड़ के नीचे, हेमलॉक समझते हैं धतूरा जहरीला पौधा होता है, पीपल या पीपल के पेड़ के नीचे। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको बनाना है, आंसर तो हेमलॉक ही होगा। लिखेंगे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे द पोएट वाज स्टैंडिंग मानी खड़ा है, पोएट मीन्स का भी, बाद में था, स्टैंडिंग मानी खड़ा है। कहाँ खड़ा बेटा प्यारे बच्चों? अंडर आ हेमलॉक ट्री, अंडर में नीचे खड़ा है, हेमलॉक ट्री मतलब द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर आ हेमलॉक ट्री, कभी हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा था। नेक्स्ट वन, हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। हु मीन्स किसने, शूक डाउन माने हिलाया या गिरा दिया, हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ को किसने हिलाया? तो प्यारे बच्चे आपको मालूम ही है क्रो, इसका आंसर होगा क्रो। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, वैसे तो ऑप्शनल क्रो ही है, इसमें ऑप्शनल आएगा, MCQ आएगा, उसमें भरने पर सीट भरनी पड़ेगी, तो आप क्रो ही लिखेंगे। लेकिन अगर आपको बना के भी लिखना पड़ा तो हु की जगह पर आप केवल क्रो कर देंगे, क्रो शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, बर्ड फेल ऑन द पोएट। बर्ड मानी क्या, फेल ऑन मानी गिर गया, पोएट अब कवि ने क्या गिराया, इसमें अर्थ है कवि ने क्या गिरा दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ रेन। डस्ट ऑफ रेन का मतलब होता है यहाँ रेन में वर्षा की धूल, डस्ट ऑफ ट्री पेड़ की धूल, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल या बर्फ़ के कण, डस्ट ऑफ क्रो मानी यहाँ कौवा की धूल। तो प्यारे बच्चों अब मैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, आंसर तो समझ गए होंगे आप। डस्ट ऑफ स्नो है कि भाट मानी क्या, फेल ऑन मानी गिरा दिया, पोएट मानी कवि ने क्या गिरा दिया, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर आप बना के लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कवि ने क्या गिरा दिया, द पोएट फेल ऑन द डस्ट ऑफ स्नो, कवि ने फेल ऑन मानी गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कणों को गिरा दिया। प्यारे बच्चों अब अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं हम। प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैं आपसे प्यारे बच्चे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लोगों से बड़ा लगाव है। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें, जितनी प्रकार की जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग भी मेहनत करें। देखिए अगला स्टेंजा के पहले मैं अर्थ बता दूँ एक बार से। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन मानी दिया, माई मीन्स मेरे, हार्ट मानी हृदय में, मेरे हृदय में, चेंज मानी बदल गया, मूड मानी मनोदशा, और मेरे हृदय की मनोदशा बदल गया, एंड मानी और, सेव्ड मानी बचा कर रखा था, सम मानी कुछ, पार्ट मानी भाग, ऑफ आ डे जो दिन का कुछ भाग बच गया था, आई हैड रियूड जिसके कारण मैं निराश हो रहा था या पश्चाताप कर रहा था। कभी कह रहा है
कि जो दिन का भाग बच गया था जिसके कारण मैं निराश हो रहा था, लेकिन अब कभी निराश नहीं है क्योंकि उसके पास समय भी बच गया था और उसका भी काम भी हो गया था। प्यारे बच्चों, स्टैंजा नंबर 2 का पहला क्वेश्चन पे आप देखते हैं। डिड द पोएट, क्या कवि रिमेन रहा था हैप्पी मानी प्रसन्न रहा ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या कभी जो बचा हुआ दिन था उसके दौरान प्रसन्न रहा। आंसर लिखेंगे एस, हाँ, नो, नहीं, मे भी, हो सकता है, नन ऑफ द एवन में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसमें से आपको आंसर वैसे तो ऐसे लिखना है, अगर आप पूरा आंसर लिखना चाहें तो लिखेंगे द पोएट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, रूल होता है पहले लिखेंगे एस, हाँ, द पोएट पहले लिख देंगे एस, एस के बाद कॉमा लगा देंगे। द पोएट रिमेन का हो जाएगा रिमेंड, द पोएट रिमेंड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, तो हो जाएगा हाँ, कभी दिन के बचे हुए समय के दौरान प्रसन्न रहा। एक बार पहले बच्चों फिर देख लीजिए, एस, हाँ, एस के बाद कॉमा लगा देंगे। द पोएट रिमेंड हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम कोई अफर्मेटिव या एसेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, द पोएट रिमेंड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट वन, वाई होम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि डस्ट ऑफ स्नो इज माने है, कंपोज्ड माने रचित किया गया, पोएम इस कविता को डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा रचित किया गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, प्रिया, पूजा या शेक्सपियर। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, तो आपको इसका आंसर लिखना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, या सीधा लिख दो, डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे बेटर है द पोएम से स्टार्ट कर देंगे, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्यारे बच्चों फिर देख लीजिए कैसे लिखेंगे इसको, द पोएम कविता डस्ट ऑफ स्नो इज मीन्स है, कंपोज माने रचित है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया इसका। नेक्स्ट वन, हेयर आई स्टैंड फॉर द। हेयर मानी यहाँ, आई मानी आई शब्द, स्टैंड फॉर द, यहाँ आई शब्द किसके लिए लिया गया था, ट्री के लिए, क्रो के लिए, पोएट के लिए या स्नो के लिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आई शब्द जो आया था वो पोएट के लिए आया था, किसके लिए आया था, पोएट के। तो सीधा सीधा यहाँ क्या लिख सकते हैं आप लोग, आई स्टैंड फॉर द पोएट। आई मीन्स आई शब्द, स्टैंड फॉर मानी संदर्भित किया गया, बताया गया, फॉर द पोएट मानी कवि के लिए, आई स्टैंड फॉर द पोएट। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑफ द पोएट। व्हाट मीन्स क्या, बाद में था, इफेक्ट मानी प्रभाव पड़ा था, ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट बर्फ के कणों को गिरने से, डस्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट स्नो ऑफ द पोएट, कवि के ऊपर बर्फ के कणों को गिरने से क्या प्रभाव पड़ा। पहले देखिए पहले बच्चों, चेंज हिज मूड, उसकी मनोदशा बदल गई, चेंज हिज लक, उसका भाग बदल गया, चेंज हिज जॉब, उसकी नौकरी बदल गई, चेंज हिज कलर, उसका रंग बदल गया। तो बर्फ़ के कणों के गिरने से कवि का क्या बदला, चेंज हिज मूड। प्यारे बच्चों, इसका फर्स्ट सही है, चेंज हिज मूड, उसकी मनोदशा बदल गई। अगर इसका आप पूरा क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, जैसे मान लो आपको पूरा लिखना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो वाच चेंज हिज मूड ऑन द पोएट। कैसे लिखेंगे एक बार फिर देख लीजिए, द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के बाद आप लगा देंगे वॉच के बाद लगा देंगे चेंज हिज मूड और लास्ट में लिख देंगे ऑन द पोएट। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक एक आंसर का अर्थ बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन, वाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, सेव्ड माने बचा था, फॉर द पोएट वो कह रहा है कवि के लिए क्या बचा हुआ था। स्नो बर्फ़ बची हुई थी, क्रो कावा बचा हुआ था, ट्री पेड़ बचा हुआ था, सम पार्ट ऑफ द डे या दिन का कुछ भाग बचा हुआ था। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर है सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ भाग बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था, दिन का कुछ
भाग। इसमें आंसर कैसे लिखेंगे हम? सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट, मतलब सम पार्ट ऑफ द दिन का कुछ भाग, वाज मीन्स था, सेव्ड मानी बचा था, फॉर द पोएट मानी कवि के लिए। एक बार फिर देख लिया आंसर कैसे लिखेंगे पूरा। सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट। इस प्रकार प्यारे बच्चों आंसर के सभी आंसर हो गए। अब मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इसके आंसर आप दोनों प्रकार से लिख लें। जैसे मैंने ऑप्शनल बताया, जैसे मैंने लिखा है इसमें, ऐसा लिख लेना। और एक आंसर और लिखना, जैसे पहला आंसर आपका हो गया सम पार्ट ऑफ द डे, एक और लिख लेना। जैसे मैंने बताया कि सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट। जैसे सभी आंसर मैंने दो बार बताए हैं, तो आपको ऐसे लिख लेना है। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, क्लास 10।